एक दौर था जब भारत की ही तरह चीन के मंदिरों में भी घंटियां बजा करती, वहां आरती हुआ करती थी, मस्जिदों से अजान की आवाज आया करती। और चर्चिज में प्रार्थनाएं हुआ करती थी। लेकिन फिर आया एक आदमी, माओ सेतुंग, जिसने ये सब बदल दिया और इस देश से धर्म का नामो निशान मिटा दिया। Mao Zedong brought the communist revolution to China and gained political power through the barrel of a gun. तो कैसे हुआ ये सब? कैसे चीन की हजारों साल पुरानी धार्मिक परंपराएं एक झटके में खत्म हो गई? और कैसे यहाँ की मस्जिदें, चर्च और मंदिर खंडरों में बदल गए? आज हम जानेंगे कि माओ ने किस तरह ईसाई मिशनरीज, बौद्ध भिक्षुओं और मुस्लिम विद्वानों पर सख्त कार्रवाई करके पूरे चीन को नास्तिक बनाने का ये ग्रैंड प्लान एग्जीक्यूट किया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, कंटेंट पसंद करते हैं, तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाए, क्योंकि यूट्यूब तो अब हमें रिकमेंड करता नहीं। तो आपका प्यार ही है जो ये एल्गोरिदम बीट कर सकता है। तो लौटते हैं चीन पर। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि इसका असर आज भी चीन में देखने को मिलता है। लेकिन चलिए पहले चलते हैं उस दौर में जब चीन में भी धर्म का बोलबाला हुआ करता था। तो भारत की ही तरह चीन पर भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजाओं और राज परिवारों ने राज किया और हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ही धर्म को बढ़ावा दिया, जिनमें कन्फ्यूशनिज्म, जिसकी शुरुआत कन्फ्यूशियस ने 6th सेंचुरी बीसी में की थी, इसे ही चीन में धर्म की स्थापना का आधार माना जाता है। ये लिटरल सेंस में किसी रिलीजन जैसा तो नहीं था, लेकिन इसमें मॉरल एथिक्स, सोशल हार्मनी और फैमिली वैल्यूज की ऐसी गूढ़ बातें थी जिसने चीन की सोसाइटी और गवर्नेंस दोनों को हेविली इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद 4th सेंचुरी बीसी में उभरे ताओइज्म में नेचर के साथ हार्मनी में रहने या फिर यिन यांग यानी कि बैलेंस बनाकर जीने की बात पर जोर डाला गया। ताओइज्म ने ही चीन में मिस्टिसिज्म और एल्केमी जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन 1st सेंचुरी एडी में भारत से आए बुद्धिज्म ने इस तरह से इस देश को प्रभावित किया कि वो यहाँ का सबसे डोमिनेंट रिलीजन बन गया। तब यहाँ हान डायनेस्टी का रूल था और इस चाइनीज बुद्धिज्म में ताओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म के भी एलिमेंट्स होने के चलते ये खुद में ही एक नया और यूनिक रिलीजन था। फिर अरब और पर्शियन ट्रेडर्स जो सिल्क रूट के रास्ते चीन आते थे, उन्होंने यहाँ इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया और 16वीं सदी आते आते कई क्रिश्चियन मिशनरीज भी चाइना में अपनी जड़ें फैलाने लगी। इस समय चीन में चिंग डायनेस्टी का शासन था, जो सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट तो करते थे, लेकिन उन्हें अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करने दी जाती थी और एक तरह से यहाँ रिलीजियस फ्रीडम थी। लेकिन ये सब बदल गया 1911-12 में हुई चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद। इस क्रांति के हीरो रहे सन यत सेन के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने धर्म को चीन की बर्बादी का एक बड़ा कारण बताया। वो चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट और फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। वो कन्फ्यूशन वैल्यूज को इम्पोर्टेंट तो मानते थे, लेकिन एक मॉडर्न सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसी के लिए सन यत सेन ने कुओमिंटांग यानी कि केएमटी नाम की एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाई, जिसका मेन फोकस चाइना को यूनाइटेड, मॉडर्न और एक वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बनाना था। पहले सन यत सेन और फिर उनके सक्सेसर रहे चियांग काई शेक ने देश में धर्म के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो पुराने कबीलाई धर्म ताओइज्म और पूर्वजों की पूजा करने को ये कहकर सुपरस्टिशन डिक्लेयर कर दिया गया कि ये चीजें चाइना के मॉडर्न होने में ऑब्स्टेकल की तरह हैं। भूत प्रेत, तांत्रिक, जादू टोना और फेंगशुई जैसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ कैंपेन्स चलाए गए। टेम्पल्स और श्राइन्स को रेगुलेट कर दिया गया और कईयों पर तो रिलीजियस टैक्स तक लगा दिया गया। सरकार के इस कदम से जहां चीन के कई धर्म खत्म होने की कगार पर आ गए, वहीं इसी दौर में चीन के अंदर क्रिश्चियनिटी की जबरदस्त ग्रोथ हुई। उसका कारण था कि मिशनरीज कम्युनिस्ट के खिलाफ केएमटी को सपोर्ट किया करते थे, इसीलिए उन्हें इनिशियली कई रियायतें मिली जो 1927 के नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद कम कर दी गई। केएमटी ने रिलीजन को कम्प्लीटली बैन तो नहीं किया, लेकिन उसे स्टेट के कंट्रोल में रखना चाहा ताकि रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिकल पावर न बन सके। लेकिन 1927 में ही कुओमिंटांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सत्ता को लेकर सिविल वॉर शुरू हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरेला वॉरफेयर का यूज किया और रूरल एरियाज में सपोर्ट बिल्ड की। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद केएमटी की आर्मी वीक हो गई, करप्शन बेतहाशा बढ़ गया और लोगों का विश्वास भी इन पर घटता जा रहा था। वहीं कम्युनिस्ट अपने इलाकों में लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, गरीब लोगों को जमीन दे रहे थे, जिससे उनका रूरल सपोर्ट बढ़ता गया। केएमटी और कम्युनिस्ट के बीच पावर का ये स्ट्रगल शुरू होने के 22 साल बाद 1949 में खत्म हुआ।
जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, जिसे माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। और कुछ इस तरह 1 अक्टूबर 1949 को जन्म हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अब चीन एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था और केएमटी के सभी लीडर्स ताइवान भाग चुके थे। अब जहां केएमटी की अप्रोच रिलीजन को लेकर टॉलरेंट थी, वहीं कम्युनिस्ट इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। माओ ने जैसे ही कुर्सी संभाली, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन को एक एथीस्ट स्टेट घोषित कर दिया, जिसका मतलब ये था कि चीन में आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं माना जाएगा और न ही चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी तरह के भगवान को कोई मान्यता देगी। बाकी धर्मों को बैकवर्ड और कंजर्वेटिव बताकर दबाना शुरू कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज को तो देश से भगा ही दिया गया और बुद्धिज्म को भी सप्रेस करके अपने कंट्रोल में रखा गया। ये सब करने के बावजूद भी माओ के मन में ये डर बना रहा कि चीन में कोई नया या फिर पुराना धर्म अपना सिर फिर न उठा ले। इसी के चलते चेयरमैन माओ ने राष्ट्रपति बनने के 16 साल बाद 1966 में एक कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जो कई चीनी नागरिकों के लिए किसी बुरे डरावने सपने से कम नहीं थी। दरअसल 1949 में जब माओ चीन के सुप्रीम लीडर बने, इसके बाद से ही दुनिया के एक बड़े हिस्से में कम्युनिज्म का परचम लहरा रहा था, जिसके 2 बड़े चेहरे थे, सोवियत यूनियन और चाइना। शुरुआत में तो सोवियत यूनियन और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर जब 1956 में सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को ये रिफॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं आए और उन्होंने इसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये रिफॉर्म्स कम्युनिज्म के खिलाफ है, जिसके चलते चेयरमैन माओ और सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव के बीच चीजें बिगड़ने लगी। इसी बीच वियतनाम में अमेरिका की एंट्री से माओ और भी डर गए और तब उन्होंने अमेरिका और क्रुश्चेव को जवाब देने के इरादे से ही इस कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि चीन के लोगों को अमेरिका और क्रुश्चेव से दूर रखना है, ताकि वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ किसी तरह की क्रांति शुरू न कर दे। इस वक्त तक माओ इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें अपनी खुद की पार्टी के लोगों पर यकीन नहीं था। ऐसे में उन्होंने ये पता करने के लिए कि उनकी पार्टी में कौन उनके खिलाफ है और कौन उनके साथ, अपनी तीसरी पत्नी जियांग को कुछ लोगों के साथ पूरे चीन के दौरे पर भेजा। जियांग ने अपने इस दौरे में पाया कि रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर चीन के कई इलाकों में खुलेआम कम्युनिस्ट लीडरशिप की आलोचना की जा रही है, जो माओ के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह था। इसके बाद माओ ने सबसे पहले तो पूरे देश में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उसने चीन के लोगों से कहा कि उनकी पार्टी और देश में ऐसे लोग घुस आए हैं जो कम्युनिज्म खत्म करके अमेरिका की कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को लागू करना चाहते हैं, जिससे उनका प्यारा चीन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में वो चाहते हैं कि चीन के लोग 4 ओल्ड्स माने कि 4 पुरानी चीजों को छोड़कर नई क्रांति को अपनाएं। अब दोस्तों ये 4 चीजें थी। ओल्ड आइडियाज माने की पुरानी सोच, ओल्ड कल्चर माने की पुरानी संस्कृति, ओल्ड कस्टम्स माने की पुराने रीति रिवाज और ओल्ड हैबिट्स माने की पुरानी आदतें। अब ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं थी, ये माओ का वो आदेश था जिसे ना मानने वालों के लिए एक ही सजा थी और वो थी मौत। इसे ग्राउंड पर लागू करने के लिए माओ ने रेड गार्ड्स को बनाया, जो उनकी खुद की आर्मी थी। इनका काम था माओ के विचारों को पूरे चीन में फैलाना, जिसके लिए ये माओ के कोट्स वाली एक बुक का इस्तेमाल किया करते, जिसे नाम मिला द लिटिल रेड बुक। कम्युनिस्ट पार्टी ने सबको इसे पढ़ने के लिए फोर्स किया। माओ के दौर में तो इस लिटिल रेड बुक का ऐसा खौफ था कि उस वक्त अगर चीन में किसी के पास ये बुक नहीं होती तो उसे देशद्रोही तक घोषित कर दिया जाता। इसे लॉयल्टी के सबूत के तौर पर देखा जाता था और जो भी इस किताब को अपने पास रखता था उसे कम्युनिस्ट पार्टी का एक सच्चा सपोर्टर माना जाता था। लोग डर से भी इस बुक के बिना घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब माओ के इन रेड गार्ड्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स या फिर यंग रेवोल्यूशनरीज थे, जो माओ की एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करते और इनका मेन एजेंडा था पूरे चाइना को एक प्योर कम्युनिस्ट नेशन बनाना। रेड गार्ड्स ने सैकड़ों मंदिर, मस्जिद और चर्चेस को तोड़ा, पुरानी किताबों और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया और हर जगह माओ की सोच को बढ़ावा देने वाले पोस्टर्स लगा दिए। टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स और माओ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर अटैक होना एक आम बात हो गई। पूरे चीन में डर का माहौल बन गया, क्योंकि रेड गार्ड्स को अगर किसी पर थोड़ा सा भी शक होता तो वो उसे या तो टॉर्चर करते या फिर सीधे ही गोली मार देते। चाइना का एजुकेशन सिस्टम भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि रेड गार्ड्स ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी थी और टीचर्स, प्रोफेसर्स को कैद कर लिया था। रेड गार्ड्स अब एक वायलेंट फोर्स बन चुकी थी, जो माओ के ऑर्डर्स पर डिस्ट्रक्शन या फिर रेवोल्यूशन लाने के लिए जो जरूरी पड़े वो कर रहे थे। इस दौरान माओ ने एक और चाल चली और कार्ल मार्क्स की फेमस कोट रिलीजन इज ओपियम का प्रचार करना शुरू किया। इसी दावे के नाम पर माओ ने लोगों को जबरदस्ती धर्म छोड़ने पर मजबूर किया। जो मान जाते उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन जो नहीं मानते उन्हें री एजुकेशन के नाम पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता, जहाँ उनके साथ गुलामों से भी बुरा व्यवहार होता। और दोस्तों हैरानी की बात ये है
कि माओ को मरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन माओ के बनाए कई ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स आज भी चल रहे हैं, जहां चाइनीज गवर्नमेंट उइगर मुस्लिम्स को री एजुकेशन के नाम पर कैद करके रखती है और उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उनसे पूरा दिन काम करवाया जाता है और आराम के नाम पर मिलते हैं सिर्फ कुछ घंटे, ताकि वो परेशान होकर ही अपना धर्म छोड़ दे। This is how Xinjiang's Muslims, the Uyghurs, the Kazakhs and other minorities have their thoughts transformed. Rote learning Chinese and laws restricting religious practice, and replacing loyalty to faith or culture with something else. I love the Communist Party of China, this man has written. टॉर्चर करने का ये तरीका माओ के टाइम से ही चला आ रहा है। खैर 9 अक्टूबर 1976 तक जब तक माओ की मौत हुई, तब तक धर्म चीन में एक पिछड़ी सोच का प्रतीक बन चुका था और सिर्फ वही लोग धर्म को बचा पाए थे जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को पब्लिक में नहीं करते थे। वही बात करें आज की, तो चीन की 33% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि माओ की इतनी कोशिशों के बाद भी ये मुमकिन कैसे है। तो बता दें कि चेयरमैन माओ की मौत के बाद चीन की सत्ता हुओ गोंगफेंग के हाथ में आई, जो माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर ज्यादा यकीन नहीं रखते थे। अब ऐसा भी नहीं था कि गोफेंग चीन में धर्म को फैलाना चाहते थे, लेकिन उनका असली मकसद चीन को दुनिया की नई फैक्ट्री बनाना था, जिससे वो अपने देश को ग्लोबल लेवल पर ले जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन के चलते पूरी दुनिया में चीन की इमेज बहुत खराब हो चुकी थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गोफेंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ कुछ सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए, जिसमें से एक था किसी भी धर्म को मानने की आजादी। संविधान में बदलाव करके बुद्धिज्म, ताओइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और फोक रिलीजन्स जैसे कन्फ्यूशनिज्म को मानने की आजादी दी गई। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बुद्धिज्म को। अब भले ही बुद्धिज्म भारत से ही चीन गया था, लेकिन वहाँ के लोग सालों से इसे फॉलो करते आ रहे थे। चिंग डायनेस्टी ने भी अपने दौर में बुद्धिज्म को कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म से मिला दिया था, क्योंकि इनके कई रिचुअल्स एक जैसे ही थे। इसके अलावा वो बौद्ध धर्म को अपने यहाँ बड़ा बनाकर तिब्बत पर अपना दावा भी मजबूत करना चाहते थे। आज की डेट में चीन के रहने वाले लोग बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या ताओइज्म, इनके अलावा और भी किसी धर्म को मानना चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन चीन सिर्फ इन 4 धर्मों को ही रिकॉग्नाइज करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ये कभी नहीं चाहती कि उनके देश में कोई भी धर्म इतना बड़ा हो कि उनके लिए ही प्रॉब्लम्स पैदा करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चीन के इतिहास और वहाँ के धर्मों की ये कहानी? तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी एक स्टोरी अपने देश भारत पर भी लेकर आए, जिसके इतिहास में हमें आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के दर्शन देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।